नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम खास तौर पर बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, और चुनाव को लेकर जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें खास जो रोचक मुकाबला जहां बना हुआ है, रोचक हालात बने हुए हैं, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आज बातचीत करेंगे इजराइल हमास जंग में क्या हालचाल चल रहे हैं, और एक बहुत ही खतरनाक साजिश और ये पूरी दुनिया को चिंतित कर देने वाली जो सूचना है वो अब इस जंग के हालात जो उपजी है वहां से आ रही है। और साथ ही ये भी एक खबर कि स्कॉटलैंड किस तरह से अब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है। स्कॉटलैंड में जो सरकार है वो किस तरह से खालिस्तानियों की सेवा चाकरी कर रही है, किस तरह से भारत हिंदू हेट्रेड में लग गई है। तो ये आज के प्रमुख मुद्दे हैं हमारी बातचीत के। और हम सबसे पहले जो मुद्दा यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो है चुनावी राजनीति का। 2023 के ये अंत आ गया है। अब इसमें जो चुनाव हैं 5 राज्यों की विधानसभाओं के, इसके बाद फिर 2024 में चुनाव है, और 2024 में देश में आम चुनाव भी है, जनरल इलेक्शंस भी होने हैं। तो 2024 बहुत ही जबरदस्त साल रहेगा, लेकिन ये भी 2023 भी जाते जाते आगे के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो खबरें हैं, बहुत सारे एनालिसिस हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं वो छोड़ जाएगा। और जैसे ही 2023 का ये जो एक तरह से सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तो मान ही सकते हैं हम, ये जैसे ही खत्म होगा, इसके रिजल्ट जैसे ही आएंगे, इसके बाद खुमारी उतरेगी भी नहीं कि 2024 के चुनावों का ऐलान हो जाएगा, और खासतौर पर आम चुनाव का, केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं उसमें जो सबसे रोमांचक मुकाबला, रोमांचक हालात जो हैं वो राजस्थान के बने हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं, इसमें स्थिति इस वक्त यदि हम देखें तो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक कर कदम राजस्थान में रख रही है। क्या कारण है इसके पीछे? तो सरकार को रिपीट कराने का एक तो कारण है कि किसी भी तरह से हम सरकार रिपीट कर पाए। हालांकि कैंडिडेट्स रिपीट हो रहे हैं फिलहाल। तो जिस तरह की बातें कही गई थी कि हम इस बार बहुत भारी फेरबदल करेंगे, और कयासबाजी भी थी कि नए कैंडिडेट्स को लाएगी कांग्रेस और कुछ नया फार्मूला लगाएगी, लेकिन अभी तक की जो लिस्ट आई है उसमें लगभग प्रिडिक्टेड सा मामला था, ऑल प्रिडिक्टेड। जो प्रमुख नेता हैं उनकी टिकट मिलनी थी। और यदि हम इस वक्त संख्या की बात करें तो 2 लिस्ट कांग्रेस की जारी हो चुकी हैं। 33 की पहले 33 कैंडिडेट्स वर अनाउंस्ड अर्लियर, इसके बाद 43 यानी 33 और 43 कुल मिलाकर 76 कैंडिडेट कांग्रेस अभी तक घोषित कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो पहली लिस्ट 41 की आई थी, 41 की, और दूसरी 83 की आई थी। तो कुल मिलाकर 124 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। अब कांग्रेस को 124 कैंडिडेट और उतारने हैं। भारतीय जनता पार्टी 124 उतार चुकी है और कांग्रेस को अभी 124 और उतारने हैं। यह गणित आपके सामने है। तो कुल जमा यदि हम देखें तो 76 की एक लिस्ट, या हो सकता है 2 लिस्ट में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को उतारे, और कांग्रेस के कैंडिडेट अभी ज्यादा घोषित होने हैं। अभी बहुत कम और चुनिंदा जो लोग हैं, जो कि पहले से लगभग लग रहा था, जैसे अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ने ही थे, उनकी टिकट तो पक्की थी, तो वो सरदारपुरा से टिकट उनको मिल गई है। बीडी कल्ला जो हैं वो वरिष्ठ मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनको बीकानेर से टिकट मिल गई। हालांकि वहां थोड़ा सा विरोध भी इस बार है, और बीकानेर में दूसरी सीट जो सिद्धि कुमारी की है उसमें भी विरोध है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सीटों के ऊपर विरोध है। उसमें चित्तौड़गढ़ गए नरपत सिंह राजवी, जो भैरू सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनको लेकर वहां विरोध है। उदयपुर सीट पर भी विरोध हो गया है। तो इस तरह कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर विरोध है, और हर बार ये विरोध आपके सामने आता है। जो पहले से तैयारी कर बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपनी अपेक्षाएं पाल ली हैं, कुछ लोगों को पार्टी की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से काम में लगा देने के लिए कहा जाता है कि ठीक है तैयारी करो कुछ, और जब नहीं मिलती, निराशा होती है, तो फिर वो प्रदर्शन करते हैं।
तो राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। कांग्रेस में फिलहाल प्रदर्शन वगैरह नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है कि एक तो लिस्ट बहुत छोटी है, और दूसरी बात, जिन लोगों के टिकट घोषित हुए हैं उन लोगों को लगभग टिकट मिलने ही थे, बड़े नेताओं के नाम है। लेकिन यहां एक बात मेंशन करने लायक है, 3 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली है। इसमें एक जो है कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उम्र भी 80 साल से पार हो चुकी है, यूडीएफ मिनिस्टर रहे हैं लगातार, शांति धारीवाल। शांति धारीवाल को वैसे तो पहले तो अशोक गहलोत के विरोधी खेमे में माना जाता था। ये नवल किशोर शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उनके करीबी हुआ करते थे। लेकिन जब 98-99 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो जब लग गया कि नवल किशोर शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं और अशोक गहलोत बन रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद के आशीर्वाद से शांति धारीवाल अशोक गहलोत के नजदीक आए, और उसके बाद से तो फिर वो अशोक गहलोत की सरकार में यूडीएफ मंत्री रहे ज़्यादातर टाइम। एक बार उनको हटाया गया था, उसकी वजह कुछ और थी, बहरहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन शांति धारीवाल के बारे में यह भी माना जाता है कि फंड मैनेजर भी हैं, पार्टी के लिए फंडिंग का काम भी वो कराते हैं। जैन समुदाय से आते हैं तो दबदबा उस तरह का भी है, और यूडीएफ मंत्री रहते हुए कई तरह की बातें भी उनको लेकर की जाती हैं। तो शांति धारीवाल फंड मैनेजर, जो कि वो अपनी स्वीकारोक्ति भी कर चुके हैं, जब बगावत हुई और कांग्रेस आला कमान के जो पर्यवेक्षक आए उनको जब आंख दिखाई गई अशोक गहलोत के समर्थकों की तरफ से, तब शांति धारीवाल ने अपनी जुबान से कहा भी कि उनके पास 10 रुपये नहीं होते थे तब हमने व्यवस्था की। तो उनके पास का मतलब एआईसीसी हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे। फंड मैनेजमेंट हुआ और शांति धारीवाल अशोक गहलोत के बेहद नजदीक हो गए। इसके बाद नंबर 2 महेश जोशी की बात आती है। महेश जोशी, डॉक्टर महेश जोशी कहते हैं। तो डॉक्टर महेश जोशी जो हैं वो जयपुर की परकोटे की जो सीट है हवा महल की, अभी भी उनको इंतजार है, टिकट नहीं मिला है। महेश जोशी भी छात्र राजनीति के बाद से अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, और अशोक गहलोत के लगभग ऐसा माना जाता है कि रघु शर्मा, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर महेश जोशी, शांति धारीवाल, ये लेफ्टिनेंट्स हैं अशोक गहलोत के। जुबेर खान को भी टिकट मिल गया है। तो इस तरह से ये जो लेफ्टिनेंट्स हैं, इनमें एक प्रमुख नाम महेश जोशी का, जो कि अभी हाल में 5-7 सालों में डॉक्टर महेश जोशी ही खासम खास बने हुए हैं। और ऐसा भी माना जाता था कि यदि महेश जोशी ने कह दिया तो अशोक गहलोत ने कह दिया। तो डॉक्टर महेश जोशी को टिकट नहीं मिली है, शांति धारीवाल को टिकट नहीं मिली है, और धर्मेंद्र राठौड़ जो कि अभी हाल से अशोक गहलोत के नजदीक आए हैं, और उनको आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया अशोक गहलोत ने। लाल डायरी को लेकर भी धर्मेंद्र राठौड़ चर्चा में रहे हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और वो अशोक गहलोत के नाम पर काफ़ी कुछ आश्वासन भी देते हैं लोगों को, और उस लिहाज से, उस बिहाफ पर लोगों के काम भी होते हैं। तो वहाँ छापा भी पड़ा था, आईटी डिपार्टमेंट का भी छापा पड़ा, जिसको लेकर पीछे दिनों राजस्थान सरकार के एक मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल डायरी दिखाई और ये बताया कि उस वक्त जब छापा पड़ रहा था तो अशोक गहलोत के कहने पर वो धर्मेंद्र राठौड़ के घर गए और लाल डायरी को कैसे भी करके वहाँ से बचा कर लेके आए। तो वो लाल डायरी धर्मेंद्र राठौड़ के घर से मिली। तो इस तरह का ये 3 नेताओं का जो नज़ारा है, इसको लेकर अभी हालांकि हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 3 नेता हैं, ये जो अशोक गहलोत के खास हैं, बात ये भी चल रही है कि अशोक गहलोत की पूरी चल रही है और पहले से ही तय हो चुका है कि सचिन पायलट के कुछ लोगों को टिकट दिया जाएगा। 105 से 110 सीटें अशोक गहलोत की जो हैं, वहां पर कोई समझौता अशोक गहलोत नहीं कर रहे हैं। अब 110 तक भी यदि अशोक गहलोत को मिल जाती हैं तो फिर भी 90 बचते हैं, और 90 में यदि 40-50 सीट भी सचिन पायलट को मिल जाती हैं तो सचिन पायलट खुश हो जाएंगे। जबकि ऐसा होगा नहीं, 20, 25, 30 सीटें सचिन पायलट के लोगों को मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी अशोक गहलोत की चल रही है। लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आलाकमान की तरफ से ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 3 नेताओं को
कांग्रेस आला कमान है, जो अशोक गहलोत के खास हैं, शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, इनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने पर्यवेक्षकों के साथ बदतमीजी की थी और अशोक गहलोत के जो समर्थन में एक तरह का वो पावर गेम खेला था। तो सवाल यहां ये उठता है कि क्या आलाकमान ये मान चुका है कि वो आलाकमान को आंख दिखाने का काम था अशोक गहलोत की तरफ से, या कि ये सचिन पायलट के और सचिन पायलट के समर्थकों की भावनाओं के ऊपर ठंडा छींटा डालना है? क्योंकि यदि इसको अनुशासनहीनता माना जाता, यदि इसको आंख दिखाना ही माना जाता, तो अब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कैसे बने हुए थे? और ये तीनों नेता मंत्री, एक को मंत्री का दर्जा है धर्मेंद्र राठौड़ को, और ये दोनों मंत्री बने हुए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और इतने लंबे अरसे के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इट मीन्स कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ये मसला लग रहा है। कुल मिलाकर ये तीनों नेताओं को हो सकता है कि अभी विरोध को देखते हुए ठंडे छींटे के चक्कर में हो सकता है कि लास्ट में इन तीनों नेताओं को, या कि डॉक्टर महेश जोशी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जयपुर से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट के लिए रोक लिया जाए। शांति धारीवाल के लड़के को टिकट मिलेगा। और धर्मेंद्र राठौड़ की जहां तक बात है, तो वो पुष्कर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पुष्कर से टिकट हो चुका है। अब भीलवाड़ा का एक उनका और जगह है, पसंदीदा जगह, और बताया ये भी जा रहा है कि वो सचिन पायलट से मिलने भी गए, अशोक गहलोत के खासम खास मिलने गए सचिन पायलट से, क्योंकि पुष्कर से टिकट नहीं मिला। धर्मेंद्र राठौड़ को शायद ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के विरोध की वजह से वो टिकट नहीं मिला और जायदा खान को मिल गया, नसीम उसको मिल गया अख्तर। तो बात यहां ये नहीं है कि सचिन पायलट का विरोध था या नहीं था, बात यहां कुछ और है। तो अब धर्मेंद्र राठौड़ जैसे जो लोग हैं, पॉलिटिक्स से कोई दूर दराज का रहता उनका नाता नहीं है, आए हैं क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ना था और राजपूत वोट बैंक में कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत के उसमें खेला होना था, तो कुछ राजपूत लॉबी जो है उसको साथ दिया गया। और धर्मेंद्र राठौड़ को जिस तरह की राजनीति आती है, जिस तरह की राजनीतिक सोच वो रखते हैं, तो वो जल्दीबाजी में आनन फानन में सचिन पायलट के घर गए। अब हो सकता है कि अशोक गहलोत ने कहा हो, वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है क्योंकि अशोक गहलोत बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो सचिन पायलट को मनाने पटाने धर्मेंद्र राठौड़ उनके घर पहुंचे और भीलवाड़ा सीट के लिए संभवतः, भीलवाड़ा से वो टिकट मांग रहे हैं, वहां के लिए वो सचिन पायलट को मान मनोवार करने में लग गए हैं। तो तीन नेताओं की टिकट। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में पहले ऐसा लग रहा था, मीडिया में आ रहा था कि वसुंधरा की नहीं चल रही है। अब ये भी बात समझ से बाहर है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले घराने ग्वालियर और विजयराजे सिंधिया की सुपुत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में उनकी ना चले ये संभव नहीं। तो कुल जमा कथा यह है इसमें कि यदि हम इसको यूं देखें तो लोगों का एक कयास जो है वो एक कयासबाजी सी है, स्पेकुलेशन ही है। और वैसे भी किसी बड़े नेता के 10-20 जो समर्थक होते हैं उनके लिए वो पैरवी करते हैं, हमेशा से होता आया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो समर्थकों के बल पर मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि नवल किशोर शर्मा का भी हमने उदाहरण दिया आपको। 98 वाला 99 की जो दौर था उसमें नवल किशोर शर्मा की खूब चली और टिकट भी लेकर आए, कुछ उनके समर्थक जीते, कुछ हार भी गए। अशोक गहलोत की भी, वो चूंकि पीसीसी चीफ रहे, उनकी भी चली, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे टिकट अशोक गहलोत करा लाए। तो वसुंधरा राजे के भी समर्थकों को टिकट मिली, सतीश पूनिया के, सीपी जोशी के। पार्टी आलाकमान सबसे राय लेती है, लेकिन अभी ये बातें आ रही हैं कि वसुंधरा राजे वापस से सेंटर में आ गई हैं,
सेंट्रल फोकस में आ गई हैं, लेकिन इससे ये मायने नहीं है कि वो सीएम की कैंडिडेट हो गई हैं। टिकटों के बंटवारे में सबकी सुनी जाती है, सबके तर्क वितर्क लिए जाते हैं। माना तो यहां तक जाता है कि उदयपुर जो है वो गुलाब चंद कटारिया के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, असम के गवर्नर बन गए, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाता है। तो ये पहले भैरों सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री नहीं थे उनसे भी पूछा जाता था। कुल मिलाकर जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अब वसुंधरा राजे सेंट्रल फोकल पॉइंट हो गई हैं, ये भी थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। चुनाव होने के बाद अभी तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर एक बार जीत कराएगी और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये कह चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो इसमें कयासबाजी रोज रोज चलती है। एक मुलाकात हो जाती है प्रहलाद जोशी को लेकर, जो पर्यवेक्षक हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के लिए, उनको लेकर कई तरह की कयासबाजी है कि वो वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने बातचीत की है। वसुंधरा राजे को संभवतः प्रहलाद जोशी की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, उनका खुद का इतना बड़ा कद है कि वो बात कर सकते हैं। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा, यह है इंपॉर्टेंट बात। तो भारतीय जनता पार्टी की 124 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, और इस लिस्ट को यदि हम देखें तो छुटपुट विरोध जो कि हमेशा होता है, और इस विरोध का एक कारण और है। कांग्रेस में विरोध इसलिए भी कम बताया जा रहा है कि कांग्रेस को की सत्ता में वापसी को लेकर बहुत लोग अभी आशान्वित नहीं है, बीजेपी को लेकर है। तो जो पार्टी सत्ता में आने के लायक होती है उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं लोगों को कि मुझे मिल जाए तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, मेरे पावर हो जाएगी, मेरी चलने लग जाएगी, इस तरह की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो हालचाल हैं वो लगभग वैसे ही हैं कि सत्ता में आने की पतवार लिए हाथ में जो पार्टी होती है उसमें जो माहौल होता है वही है। और माहौल की एक जो ताजा बानगी आ गई है वो हम आपके समक्ष ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं सुरेश मिश्रा, ब्राह्मण नेता हैं, ये बीजेपी में आज शामिल हो गए। ये सांगानेर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे और सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट मिल गया। ये लगातार 3 बार से हो रहा है। सुरेश मिश्रा एक बार हार गए और 2 बार से वो टिकट मांग रहे। और सुरेश मिश्रा कांग्रेस में गए भी इसीलिए थे, ब्राह्मण समाज की राजनीति करने वाले, ब्राह्मणों को एकजुट करके अपनी पहचान बनाने वाले। अब बात यह भी है कि समाजों की राजनीति करने वालों को वोटों की राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं वो विभिन्न पार्टीज में होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज की नेतागिरी करने वाला व्यक्ति अपने समर्थकों को साथ लेके चला जाएगा कांग्रेस में या बीजेपी में लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि समाजों के नाम पर नेगोशिएशन पावर आ जाती है, नेतागिरी चलने लग जाती है और फिर वो पावर गेम में चले जाते हैं। लेकिन इसके उदाहरण जो हैं वो बहुत कम हैं जो समाजों की राजनीति करके और आगे बढ़ते हैं। बहरहाल सुरेश मिश्रा राजस्थान के एक ब्राह्मणों के भी कई संगठन हैं यहाँ पर, तो यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज नाम का एक संगठन है, उसके फाउंडर हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 10 नेता और भी हैं ऐसे जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अब इससे ये लग जाता है, आप यूं समझ लीजिए कि ये मौसम विज्ञानी जो हैं, जो चुनाव के आसपास पार्टीज बदलते हैं, ज्वाइन करते हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको सूंघ आ जाती है, स्मेल आ जाती है कि अब कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो वो उधर चले जाते हैं। तो इससे भी आपको हवाओं का रुख पता लग रहा होगा। तो राजस्थान की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस वक्त, और अशोक गहलोत जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी अशोक गहलोत जैसा कैंपेनर, यदि हम नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी राजस्थान में कैंपेनर नहीं है जो तीखे हमले कर सके। अशोक गहलोत लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वसुंधरा राजे के हवाले से कहा, और सूर्यकांता व्यास जो जोधपुर से विधायक रही हैं अभी, इस बार संभवतः उनको उम्र की वजह से टिकट नहीं दिया जा रहा। कैलाश मेघवाल 80 के पार हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा मिल रही है, और सूर्यकांता व्यास और कैलाश मेघवाल का भी नाम दिया।
बात यहां यह है कि अशोक गहलोत ये भूल गए हैं, या वसुंधरा जी भी भूल गई हैं, या लोग भी भूल गए हैं कि आज जो सहानुभूति दर्शाई जा रही है वसुंधरा राजे के लिए, ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के लिए कई तरह की कटु बातें कही। और वसुंधरा राजे जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आई तो अशोक गहलोत सीएम के सामने, मतलब यूं समझ सकते हैं कि आप सीएम जिसको आ गए हैं चुनकर, वसुंधरा राजे आ गई, उनको मान्यता के लिए तैयार नहीं थे। विधानसभा नहीं गए। मान्यता तब आप देते हैं जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर या विपक्ष के एमएलए के तौर पर आप सदन में जाएं, लेकिन उस दौर में नहीं गए। और वसुंधरा राजे के लिए कई तरह की बातें उन्होंने कही, हम रिपीट नहीं करना चाहते। कई नारे उन्होंने दिए जो कि अच्छे नारे नहीं थे। एक महिला को लेकर, उस गरिमा को लेकर जो बातें कही गई, लेकिन आज वो खास हो रहे हैं। इसको कहते हैं राजनीति। पॉलिटिक्स का जो गेम है वो आप देखिए किस तरह से बदलता। उस वक्त अशोक गहलोत भैरों सिंह शेखावत के पक्ष में बोलते थे, उनसे सहानुभूति दिखाते थे कि शेखावत जी को देखो कोई नहीं पूछ रहा। जबकि शेखावत जब चीफ मिनिस्टर थे तब अशोक गहलोत बहुत कड़वा बोलते थे। तो ये इस तरह की राजनीति भी है। तो राजस्थान में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पूरी लिस्ट जारी कर चुकी है। राजस्थान को छोड़कर यदि हम देखें पांचों राज्यों को, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लगभग कांग्रेस अपनी डिक्लेयर कर चुकी सीटें। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में थोड़ी अग्रेसिव है, लेकिन बाकी राज्यों में थोड़ी सी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो अभी जैसे कि हम तेलंगाना की बात करें तो वहां पर भी घोषणा होनी बाकी है। छत्तीसगढ़ में लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सीटें घोषित कर दी हैं और लग रहा ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भी है और पीछे जो चुनावी नतीजों के बाद में गठजोड़ की सरकार आई उसको लेकर भी थोड़ा सा माहौल है वहां। और इस बार शिवराज सिंह चौहान के सामने मुकाबला बहुत कड़ा है। हालांकि हिंदी बेल्ट है और माहौल है, तो देखने वाली बात यह रहेगी कि SC/ST के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को टर्न डाउन करने के उस वक्त के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ जो जनमत आया उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हार हुई बीजेपी, क्योंकि जो काम सुप्रीम कोर्ट कर चुका था उसमें सरकार को दखल देना भारी पड़ गया था और फिर EWS का आरक्षण लाया गया भूल सुधार के लिए। और यह वो दौर था जिसमें सवर्ण समाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, उसने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया। अब की बार माहौल दूसरा है, अब की बार वो कड़वाहट नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सुधरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इजराइल हमास जंग की। इजराइल हमास जंग में एक नया बहुत ही खतरनाक मोड़ कह सकते हैं आप, वो आया है। और इजराइल ने यह दावा किया है कि हमास इस हमले में साइनाइड का प्रयोग करने वाला था। और इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इसके सबूत जुटाए हैं और यह बताया है कि हमास के लड़ाकों को साइनाइड बम बनाने और इनसे हमला करने के पूरे जो फार्मूले हैं वो आते हैं। और उनके जो मारे गए लड़ाके हैं उनकी जेब से जो USB ड्राइव्स मिली हैं, USB डिवाइस मिली हैं, कुछ कंप्यूटर के डिवाइसेस मिली हैं, उनमें इस साइनाइड बम बनाने के फार्मूलों का जिक्र है। यदि ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि साइनाइड बहुत तीक्ष्ण जहर है और ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति की जीभ पर भी रख दिया जाए तो भी वो मर जाएगा। हवा में यदि है तो कुछ ग्राम यदि हवा में वो घुलकर चला गया अंदर तो भी खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का माहौल है इस जंग में। हालांकि अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो ये एक तरह का मिलिट्री ऑपरेशन है। आज से गाजा में इजराइल ने बाकायदा वॉरफुट के ऊपर, जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो शुरू कर दिया ऑपरेशन। और इसमें इजराइल का एक सैनिक भी मारा गया है और हमास का यह दावा है कि इजरायली अपने टैंक वगैरह छोड़कर भाग गए हैं। और लड़ने के लिए अब इजराइल की चेतावनी के बावजूद
पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो गाजा में आना भी शुरू हो गए हैं। माना ऐसा जा रहा है इस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में कि 5,000 लड़ाके हमास के मारे जा चुके हैं, उसमें पैलेस्टाइन के सिटीजन भी और गाजा के सिटीजन भी बताए जा रहे हैं। अब बात यहाँ ये भी है कि गाजा की स्थिति को लेकर दुनिया में एक प्रचार भी चल रहा है कि गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। तो बात यहाँ यह है कि गाजा की इलेक्ट्रिसिटी और पानी तो इजराइल दे रहा है ना, तो ये बाकी के मुस्लिम कंट्री क्या कर रहे हैं? इनको किसने रोका वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से? लेकिन वो नहीं करेंगे। जहां से भी पैसा आ रहा है उनसे हथियार लिए जा रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, रॉकेट्स बनाई जा रही हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स दागी जा रही हैं। ये एक अजीब सी बात है। तो यदि हम इसको यूं देखें कि जो स्पिरिचुअल मामला होना चाहिए था मजहब का, वो नहीं है। जंग जदल है, और जंग का लास्ट टारगेट है कि एक भी जू नहीं बचना चाहिए धरती पर, एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए, एक भी काफिर नहीं बचना चाहिए। कयामत नहीं होगी भाई। जब इस तरह की फिलोसफी हो, इस तरह की धारणा हो, तो फिर यह जंग रुकने वाली नहीं। ये अब जैसे इजरायली सेना का यह कहना है कि ये जो साइनाइड के बॉम्ब हैं ये अलकायदा की सोच है। अब यहां बात यह भी है कि अलकायदा एक नाम है, तालिबान एक नाम है, हमास एक नाम है, लश्कर तैयबा एक नाम है, हिजबुल्ला एक नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम है। उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? कयामत का वो दिन लाना है और इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर नाफिज करनी है। यह है। अब इसके लिए इजराइल को कुछ लोग कोसते हैं कि साहब इन्होंने उनके नाक में दम कर रखा है। जिनकी वो धरती थी, यदि उनकी धरती पर उनको ला दिया गया और एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड उनको दे दिया गया है, तो इसमें इतना चिल्लापन क्यों है? ये धरती तो उन्हीं की थी पूरी। मुसलमान तो बाद में आए हैं, इस्लाम तो बाद में पैदा हुआ मजहब है। कब्जा कर लिया जो उसकी धरती पर, हिंदुओं की धरती पर। अब कह रहे हैं कि आप आए क्यों नहीं? तो बात ऐसी हो गई कि भारत के अंदर आए, भारत पे हुकूमत कायम की, और अब कहने लग गए कि तुम निकलो, हम तो यहीं रहेंगे। यह हुआ। ब्रिटिशर्स आ गए, कॉमन दुश्मन एक हो गया, अंग्रेज। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो गया गांधी जी के सानिध्य में। तब तक भाईचारा रहा, लेकिन यह पता लग गया कि अंग्रेज तो जा रहा है और ये जो धरती है इसका राज वोटों के आधार पर होगा, तो वोट तो हिंदुओं के ज्यादा है। अब हम नहीं रह सकते हैं, अब हमें हमारी जमीन चाहिए। बंटवारा कर दिया। ऐसी दुश्मनी जिसको भाईचारा कह रहे थे, गला काट दुश्मनी। ये क्यों होता है? ये सोच है। जब तक खुद का राज था, एट्रोसिटी कर रहे थे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेज आ गया तो पहले अंग्रेजों से दिक्कत, फिर हिंदुओं से भाईचारा, खिलाफत के लिए कि हमारी खिलाफत कायम होनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं और खिलाफत कहां की? टर्की की। ये का ये हाल गाजा में है। जो काम भारत में हिंदुओं के साथ होता है, हिंदू सुप्रीमेसी बताई जाती है, इस्लामोफोबिया कहा जाता है, वो का वो इजराइल में काम होता है। वही ब्लेम एलोकेशंस करेंगे, अटैक करेंगे और आतंक फैलाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो हमें मार रहे हैं। अब गाजा में जो कार्रवाई हो रही है उसमें चिल्लपो मच रही है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड में चलने वाली बातें नहीं, पहले के दौर अलग थे। तो ये सोचना है। बाकी रही बात जंग की, तो जंग की अभी शुरुआत है, अभी तो पूरी जंग हुई भी नहीं। यदि ये बढ़ी तो फिर साइनाइड बॉम्ब जैसे काम हो जाएंगे। ये बहुत चिंताजनक बात होगी। और यदि हम इसको और एसेस करें तो ये डर्टी गेम बहुत खतरनाक साबित होगा पूरी मानवता के लिए, और इससे आप हम सब भी दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये गाजा की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि
इजराइल मस्जिदों पर और इस तरह के भी अस्पतालों पर हमले कर रहा है, लेकिन मस्जिदों के नीचे और अस्पतालों के नीचे बंकर बने हुए हैं और सैटेलाइट इमेज से वहां जो दिखाई देता है वो असला दिखाई देता है, रॉकेट लॉन्चर दिखाई देते हैं, वहां अटैक होता है। तो मस्जिद के नीचे बंकर है, ऊपर मस्जिद है, ऊपर अस्पताल है, नीचे तहखानों में हथियार है। सैटेलाइट इमेज भेजता है, इमेज के आधार पर अटैक हो जाता है। ये बात गाजा के लोगों को सोचनी है कि आप हथियार क्यों लेकर बैठे हैं मस्जिदों के अस्पतालों के नीचे। ये सैटेलाइट इमेजिंग होती है, उसमें आ जाते हैं, आप पकड़े जाते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक खबर हम चलते चलते की देखें आपको, और स्कॉटलैंड से आ रही है। स्कॉटलैंड में इस वक्त जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी मूल के हमजा हैं, जो पाकिस्तानी मूल का मतलब यहां से जाकर वहां सिटीजन बन गए। और ऋषि सुनक की जो सरकार है इंग्लैंड की, उसने भारत का पक्ष लिया है और वो हिंदू एक तरह का प्राइड लेकर बात करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों के ऊपर सख्ती भी दिखाई ऋषि सुनक ने। अब देखिए आप, इधर वो ये माना जाता पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कि ये हिंदू है, इसलिए खालिस्तान और भारत विरोधी, भारत का मतलब हिंदू विरोधी ये माना जाता वहां। तो ऋषि सुनक पक्ष ले रहे हैं भारत का, इसलिए पाकिस्तानी मूल के हमजा, तो वो तो पाकिस्तान के इशारे पर काम करेंगे। तो स्कॉटलैंड में जो हमजा यूसुफ हैं वो वैसे जिहादी हैं, असल में उनका ट्रैक यदि देखेंगे तो वो जिहादी हैं, और वो अब चूंकि फर्स्ट मिनिस्टर हैं तो स्कॉटलैंड में वो अब खालिस्तानियों को शह देने में आ गए हैं, चुप हैं, पर्दे के पीछे से सहायता दे रहे हैं और सरकार के तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भारत के कहने के बावजूद। ये स्थिति वहां की चल रही है स्कॉटलैंड की। अब भारत को देखना होगा कि स्कॉटलैंड में हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्टेड फर्स्ट मिनिस्टर है हमजा यूसुफ, बदमाशी तो करेगा ही। और पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान में जो उम्र के हिसाब से यदि हम देखें तो यूथ जो है वो तो तालिबान खान के साथ है। इसके पहले का जो यूथ था वो जियाउल के पक्ष का था। तो ये तालिबानी सोच जो है ना, तो जिहादी सोच है, वो वहां पर भी काम कर रही है। तो स्कॉटलैंड को लेकर भारत को सोचना होगा। तो ये था खबरों का एक दौर, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।